नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RTPLS सेंटर ऑफ नॉलेज में एक महत्वपूर्ण बिंदु के साथ स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत में वर्ण विचार के तहत प्रयत्न के आधार पर जो वर्ण होते हैं उनकी चर्चा करेंगे और उनको सीखने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रयत्न के आधार पर जो वर्णों के भेद किए गए हैं वे कौन कौन से हैं और उनका प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हम लोग इससे पहले पिछले क्लास में हम ये सीख चुके हैं कि वर्ण विचार के तहत महेश्वर सूत्र को सीख चुके हैं, वहाँ पे हम लोग स्वरों को सीख चुके हैं, व्यंजनों को सीख चुके हैं और वहाँ पे प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं उनको भी सीखा है। आज हम लोग प्रयत्न के आधार पे वर्णों को सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग प्रयत्न के आधार पर वर्णों की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एक बिंदु है कि प्रयत्न किसे कहते हैं। प्रयत्न, अगर हम प्रयत्नों के आधार पर वर्णों की बात करें तो जो प्रयत्न होता है वो क्या है, तो जब किसी भी वर्ण का हम जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है, जो आपकी इच्छा होती है, चेष्टा होती है, उसी को ही हम प्रयत्न कहते हैं। और प्रयत्न के आधार पर मुख्य रूप से जो वर्ण होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, या ये कहें कि जो प्रयत्न होते हैं उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, एक बाह्य प्रयत्न और एक आंतरिक प्रयत्न। इसी को हम लोग अगर हम सिस्टम से लिखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें तो कहेंगे कि वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न कहते हैं। अब अगर हम देखें कि जो वर्णों का उच्चारण करेंगे तो उसकी जो चेष्टा होगी वो मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रयत्नों की बात की जाती है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से एक बिंदु हम लोगों का ये निकल सकता है कि प्रयत्न जो होंगे वो आपके दो प्रकार के, तो लिखेंगे प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, इस तरीके से। तो जो मुख्य रूप से जो दो प्रयत्न हैं उनको हम देखें तो वे कौन कौन से प्रयत्न होते हैं। तो आपका पहला जो प्रयत्न होगा वो होगा आभ्यंतर प्रयोग। आभ्यंतर, या जिसको कि आपने भीतरी भी कहते हैं, तो आभ्यंतर प्रयत्न या भीतरी या भीतर प्रयत्न। वहीं पे जो दूसरा होता है वो है आपका बाह्य प्रयत्न। अगर हम आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो जो आभ्यंतर या भीतर का जो प्रयत्न होता है इसे हम पुनः देखेंगे तो हम 5 भागों में इसको बांटेंगे, और वहीं पे बाह्य प्रयत्न जो होता है इसे हम 11 भागों में बांटेंगे। तो इस तरह से हम कहें कि प्रयत्न क्या है, तो वर्णों के उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है उसे हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न को हम पुनः 5 भागों में वर्गीकृत करेंगे और वहीं बाह्य प्रयत्न को हम 11 भागों में बांटेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले आभ्यंतर जो प्रयत्न है उसके आधार पे जो वर्णों का वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है। तो जब हम आभ्यंतर प्रयत्न की बात करेंगे तो यहां से हम लोगों का पहला बिंदु है आभ्यंतर प्रयत्न। अगर हम आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो सामान्य तौर पर
आपसे पूछा जा सकता है कि अभ्यांतर प्रयत्न किसे कहेंगे। तो यहाँ पे देखें कि जो वर्ण का उच्चारण होता है, तो जैसे ही हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण की जो चेष्टा होती है वह आपके अंदर, मुख के अंदर ही अगर होता है उच्चारण, तो उसे हम अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। अर्थात ये कहें कि उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर जो चेष्टा होती है उसे हम अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। इसको अगर हम इस तरीके से लिखने का प्रयास करें तो कहेंगे कि अभ्यांतर प्रयत्न का आशय, अभ्यांतर प्रयत्न का आशय उस चेष्टा से है, उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर, मुख के अंदर होती है, होती है। इस तरीके से देखें तो अगर आपसे कभी पूछता है कि उस चेष्टा से, या ये कहे कि पूछे कि वह चेष्टा जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे अभ्यांतर प्रयत्न कहेंगे। इस तरीके से देखें तो अभ्यांतर प्रयत्न को अभी आपने देखा कि हम इसे 5 प्रकार में बांटेंगे। 5 प्रकार में अगर हम 5 प्रकार की बात करें तो वे कौन कौन से होंगे? इस तरीके से 5 अभ्यांतर प्रयत्न की बात करेंगे तो उसमें जो पहला है वो है आपका स्पृष्ट, स्पृष्ट। वहीं पे जो दूसरा है वो है आपका ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट। जो तीसरा है वो है ईषत् ईषत् विवृत, और एक होगा आपका विवृत, और जो पांचवा है वो है संवृत। आप परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे अगर आप नोट्स के रूप में इसी तरीके से बनाते हैं तो ये चीजें आपको बहुत आसानी से याद रहेंगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं पेपर में। तो ये जो सूक्ष्म तरीके से हम अध्ययन कर रहे हैं इसे आप इसी तरीके से अध्ययन करिए ताकि आप जो प्रतियोगी परीक्षा देने जाए उसमें आप अच्छे नंबर गिन सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यह मुख्य रूप से प्रकार कौन कौन से हुए। एक हो गया स्पृष्ट, एक हो गया ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। आइए इन सभी को हम सामान्य रूप से यह सीखने का प्रयास करते हैं कि जो स्पृष्ट है वो क्या होता है, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। इसी के आधार पे जो वर्ण होंगे उनके भेद किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि जो आपका स्पृष्ट है, स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श। तो जब किसी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा होती है वो उच्चारण के जो भी पार्ट होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, इन सभी को स्पर्श करती है। तो वर्णों के उच्चारण करने में जब जीवा कंठ, तालु, मूर्धा, या ये कहें कि जो उच्चारण के वोकल पार्ट होते हैं अगर उनको स्पर्श करती है तो उसे हम स्पृष्ट कहते हैं। तो स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं उनकी बात आती है। तो सबसे पहले उसे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इस प्रयत्न में जिह्वा, इस प्रयत्न में जिह्वा
कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि आदि उच्चारण आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। इस तरीके से देखें तो स्पृष्ट का सामान्य तौर पर अगर अर्थ देखें तो स्पृष्ट का जो अर्थ होता है वो स्पर्श या छुआ हुआ, इसका अर्थ ही यही होता है। तो यहां पे देखें कि जब हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो जो जीवा होगी वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण जो स्थान है उनको स्पर्श करती है, तो उसे स्पृष्ट कहते हैं। अगर हम देखें कि कौन कौन से वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि क से म, यानी कि क से लेकर म तक के वर्ण, यानी कि ये जो क से म तक के वर्ण होते हैं ये स्पर्श वर्ण होते हैं, और ये जो स्पर्श वर्ण होते हैं ये वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम क से म तक के वर्णों की बात करेंगे और इनकी संख्या जो होती है ये होती है 25 वर्ण होते हैं, और इन्हें हम स्पर्श वर्ण में कहते हैं। यहाँ पे हम स्पृष्ट वर्ण भी कहेंगे। वहीं पे आइए ईसत स्पृष्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सामान्य चीज है कि आपके सामने दिख रहा है ईसत स्पृष्ट। आपने अभी देखा कि स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श, और ईसत का जो अर्थ होता है वो होता है थोड़ा, तो थोड़ा स्पर्श करने की बात की जाएगी। तो यहाँ पे एक सामान्य से चीज लिख सकते हैं कि ईसत, जो ईसत का अर्थ होता है वो होता है आपका थोड़ा, और यहां पे बात की जा रही है स्पृष्ट यानी कि थोड़ा स्पर्श। तो इस तरीके से देखें कि ईसत स्पृष्ट का जो अर्थ हुआ वो ये निकलता है कि जिह्वा जिह्वा उच्चारण स्थानों को थोड़ा स्पर्श करती है। तो इस स्पृष्ट में वे वर्ण आएंगे जिनके उच्चारण में जो जीवा है वो जो उच्चारण पार्ट होते हैं हमारे मुख के अंदर उनको थोड़ा स्पर्श करती है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत को थोड़ा सा स्पर्श करेगी तो वो ईसत स्पृष्ट वर्ण कहलाएंगे। और इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वे कौन से वर्ण होंगे, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो वर्ण यहाँ होंगे वे वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं अंतः इस्त वर्ण होते हैं। और अंतः इस्त वर्णों को हम सामान्यतः देखें तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत हम उन्हें रखते हैं। और वे वर्ण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं य, व, र और ये आपका ल। इस तरीके से देखें तो ईसत स्पृष्ट वर्ण य, व, र और ल होते हैं। वहीं पे ईसत विवृत की बात करते हैं। तो ईसत का जो अर्थ होता है वो होता है थोड़ा, और विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। तो यहाँ पे हम एक बिंदु और समझ सकते हैं विवृत का अर्थ, क्योंकि ईसत का तो आपने अर्थ देख ही लिया है। यहाँ पे हम विवृत के अर्थ की बात कर लेते हैं। विवृत का अर्थ, तो जो विवृत का अर्थ होता है वो होता है खुला। तो यहां पे लिख लेते हैं खुला हुआ, खुला हुआ। खुला हुआ
इस तरीके से देखें तो जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो मुख होता है वह थोड़ा खुला हो तो वो ईसत् विवृत वर्ण कहलाएंगे। इसे हम अगर पारिभाषिक तौर पर लिखने की कोशिश करें तो इस तरह लिखेंगे कि उच्चारण में मुंह, उच्चारण में मुंह थोड़ा खोलना, उच्चारण में मुंह थोड़ा खोलना पड़ता है, खोलना पड़ता है और जीवा को कम उठाना पड़ता है। तो यहां पे लिख सकते हैं जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। अगर हम देखें तो ईसत् विवृत, विवृत का अर्थ अभी आपने देखा कि खुला हुआ, तो जो मुख है, मुंह है, वो थोड़ा सा खुलता है। ईसत् मीन्स थोड़ा, विवृत मीन्स थोड़ा सा खुलता है। तो उच्चारण जब करेंगे इन वर्णों का तो मुख आपका थोड़ा सा खुलेगा। तो ऐसे वर्ण कौन कौन से होंगे? तो ऐसे वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम एक बिंदु लिख सकते हैं, यहाँ पे कौन से वर्ण कहलाते हैं। तो ये जो वर्ण होते हैं ये ऊष्म वर्ण होते हैं, ऊष्म वर्ण। और ये जो ऊष्म वर्ण होते हैं ये शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं शल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। और कौन कौन से वर्ण होते हैं वो अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं वे वर्ण कौन कौन से हैं। तो श, स, स और ह। इस तरीके से देखें तो इसका सही उच्चारण क्या है? तो श, ख, स, ह। तो श, ख, स, ह जो ऊष्म वर्ण होते हैं ये ईसत् विवृत कहलाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें विवृत, तो आपने अभी देखा कि विवृत का जो अर्थ होता है वो खुला हुआ, तो मुख जो होता है वो अधिक खुला हुआ होता है। तो यहाँ पे हम एक बिंदु निकालते हैं। क्या निकलेगा आपका बिंदु यहाँ पे कि उच्चारण, उच्चारण में मुंह को खोलना पड़ता है, उच्चारण में मुंह को खोलना पड़ता है, यह प्रयत्न। अब बात आती है कि विवृत में जब विवृत वर्णों का उच्चारण करेंगे तो मुंह को अधिक खोलना पड़ेगा। और यह जो प्रयत्न होता है ये सामान्यतः देखा जाए तो स्वरों का होता है। तो विवृत में जो सभी स्वर आते हैं उनको हम रखते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि उच्चारण में मुंह को खोलना पड़ता है और यह प्रयत्न स्वरों का होता है, स्वरों का होता है। अब इसमें किसे रखेंगे? स्वर को रखेंगे। तो आप जानते हैं कि जो स्वर होते हैं स्वरों को हम अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अच आते हैं, इसमें अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और वे वर्ण कौन कौन से आएंगे इसके अंतर्गत देखा जाए तो उन वर्णों की बात करें तो अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ और ये आपका औ। इसके बाद हम देखें तो जो संवृत होते हैं, तो संवृत का जो अर्थ होता है वो ढका हुआ या बंद होता है। तो यहाँ पे हम सामान्य तौर पर देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि संवृत का अर्थ, संवृत का अर्थ, तो जो संवृत का अर्थ होता है वो होता है ढका हुआ, ढका हुआ या बंद। इस तरीके से देखें तो यहाँ पे हमारा एक महत्वपूर्ण बिंदु निकलता है कि इसमें
इसमें वायु का मार्ग बंद होता है, बंद रहता है। तो जब इस वर्ण का उच्चारण करते हैं, यानी कि संवृत्त वर्ण का उच्चारण करेंगे, तो वायु का जो मार्ग होगा वो बंद रहता है, और इसके अंतर्गत जो एक स्वर आता है वो होता है अ। तो अ में वायु का मार्ग आपका क्या होता है, बंद होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि कौन सा वर्ण आएगा, अ। इस तरीके से देखें तो आप अगर नोट्स को इस तरीके से बनाते हैं और आप इसी तरह डायग्राम बना के याद करते हैं तो ये चीजें आसानी से याद रहेंगी। आज आप लोगों ने भी देखा कि जो प्रयत्न होते हैं, प्रयत्नों के आधार पे आपने वर्णों को दो भागों में बांटा, वहीं पे हम लोगों ने अभ्यांतर प्रयत्नों को देखा। तो जो आपके अभ्यांतर प्रयत्न होते हैं ये क्या होते हैं, तो उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है वो आपका अभ्यांतर प्रयत्न होता है, जो कि मुख के अंदर होती है, और इसे 5 भागों में स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श। तो जो जीवा होती है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि को स्पर्श करती है, तो उसे हम स्पृष्ट कहते हैं। और स्पृष्ट वर्ण क से म तक होते हैं, इनकी संख्या कुल 25 होती है, और यह वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। वहीं पे ईषत् स्पृष्ट का अर्थ आपने देखा कि स्पृष्ट का अर्थ आपने देखा स्पर्श, और ईषत् का अर्थ होता है थोड़ा। तो थोड़ा सा जो जीवा होती है वो उच्चारण स्थानों को थोड़ा स्पर्श करती है। इसमें आपके अंतः इस्त वर्ण आते हैं, जिसे कि हम यण प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं, ये आते हैं य, व, र, ल। उसी तरह से ईषत् विवृत को आप देखें तो ईषत् विवृत यानी थोड़ा सा खुला हुआ। तो वर्णों के उच्चारण करने में उष्म वर्ण जो होते हैं, ये जो मुख होता है वो थोड़ा सा खुलता है, जिसमें आपको रखते हैं श, ख, स, ह। वहीं पे अगर विवृत की बात करें तो मुख खुला हुआ होता है, और इसके अंतर्गत अच यानी कि स्वर वर्ण आते हैं। वहीं पे संवृत में क्या होता है कि जो वायु मार्ग होता है उच्चारण करते समय वो बंद होता है, इसमें आते हैं आपके अ। आइए अब देखते हैं कि जो बाह्य प्रयत्न है उसके आधार पे जो वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, आखिर बाह्य प्रयत्न किसे कहेंगे? अगर हम देखें कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जब वर्ण बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते समय जो उच्चारण करने की चेष्टा होती है उसे ही हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसे अगर हम शाब्दिक अर्थ में समझें और लिखने का प्रयास करें तो कहेंगे कि मुख से जब वर्ण, मुख से जब वर्ण बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, निकलने लगते हैं, कहिए तो सही रहेगा यहां, बाहर निकलने लगते हैं, उस समय उच्चारण की चेष्टा होती है, उच्चारण की चेष्टा होती है, की चेष्टा होती है, उसे बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न कहते हैं, कहते हैं। इस तरीके से देखें तो बाह्य प्रयत्न क्या है कि जब हम वर्ण को उच्चारित करते हैं और वो बाहर निकलने लगते हैं तो उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब हम देखें तो यहाँ पे जो बाह्य प्रयत्न की बात की गई है वो मुख्य रूप से 11 प्रकार की होगी, और यहां से प्रश्न अक्सर आते हैं, तो आप इसे बहुत सावधानी से समझिए और कंठस्थ करने का प्रयास करिएगा। अब 11 प्रकार के जो होते हैं उनको मुख्य रूप से 5 भागों में कैटेगराइज किया गया है, और उस 5 भागों के फिर पुनः
उपभाग किए गए हैं, कितने? 11। तो इसे हम अगर देखें इस तरीके से तो मुख्य रूप से 5 भागों में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से? तो एक है आपका विवार, एक होगा श्वास और एक अघोष। वहीं पे एक कैटेगरी की गई होगी संवार, नाद और सघोष। विवार, श्वास और अघोष। और जो तीसरी कैटेगरी की गई है उसमें आपके आते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण, एक होगा आपका महाप्राण, और जो आपका लास्ट है, जो 5वां कैटेगरी किया गया है, वो है उदात्त, अनुदात्त और एक आपका स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के आधार पे आपने वर्णों को पिछले क्लास में अच्छी तरीके से सीख लिया है। यहाँ पे हम परिभाषित नहीं करेंगे, हाँ इनके कॉन्सेप्ट को समझते हुए जो वर्णों की कैटेगरी की गई है, वर्णों को वर्गीकृत किया गया है, उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि मुख्य रूप से कितने बाह्य प्रयत्न की बात की गई है? 11। तो 11 बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं? विवार, श्वास, अघोष 3, संवार, नाद, सघोष 3 3 6, अल्प प्राण, महाप्राण 7 और 8, वहीं पे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 9 10 11, ये कैटेगरी की गई है। अब अगर हम समझने का प्रयास करें इधर कि अल्प प्राण, महाप्राण, विवार, संवार क्या होते हैं, तो विवार का जो अर्थ होता है खाली स्थान। श्वास यानी कि जो आप मुख और नाक से जो सांस लेते हैं उसे हम श्वास कहते हैं। और अघोष, अघोष का अर्थ होता है कि कंपन का न होना। घोष का अर्थ यानी सघोष या घोष का अर्थ होता है कंपन होना, लेकिन अघोष का अर्थ है कि कंपन न होना। तो मुख के अंदर जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय अगर कंपन नहीं होता है तो वो अघोष वर्ण की श्रेणी में आते हैं, श्वास वर्ण की श्रेणी में आएंगे। और विवार, विवार का अर्थ होता है खाली जगह। तो इस तरीके से देखें तो विवार, श्वास और अघोष की बात करें तो कौन कौन से वर्ण आते हैं विवार, श्वास और अघोष में? तो यहाँ पे देखा जाए तो सामान्य तौर पे खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। और अगर हम वर्गीय व्यंजनों की बात करें तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि वर्गीय व्यंजन जो क से लेकर म तक होते हैं, इसे अगर हम इस तरीके से देखें क, ख, ग, घ और ये आपका च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ और आपका ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और ये आपका म। अब इसको हम वहां पे लिखने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखिए कि इनका जो क्रम है, अगर देखें तो ये 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो वर्ग की बात करें तो ये जो श्रेणी है ये वर्ग की है। तो वर्ग की श्रेणी में कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 वर्ग हैं। और अगर वर्णों की बात करें तो हर वर्ग में 5 वर्ण भी हैं। तो इनका जो नाम देते तो ये 1, ये है आपका 2, ये 3 4 और 5। यदि हम कहते हैं कि वर्गीय वर्णों की 1 और 2, तो 1 और 2 का अर्थ होगा क ख च छ ट ठ त थ प फ। अगर मैंने कहा 2 और 4, तो 2 और 4 का अर्थ होगा ख छ ठ थ फ और घ झ ढ ध भ। इस तरीके से हम देखें तो वर्णों को हम वहां पे सीखने का प्रयास करें। तो जो विवार, श्वास, अघोष में खर प्रत्याहार के तहत वर्ण आते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उन्हें हम
एक और दो, इस तरह से लिखेंगे। तो जो एक और दो का अर्थ अभी आपने देखा कि जो एक और दो का मतलब हुआ कि क ख यानी कि वर्गीय व्यंजन के पहले और दूसरे अक्षर की बात की जा रही है। तो क ख छ च छ ट ठ त थ प और फ की बात की जाएगी। तो यहाँ पे देखें तो पहला और दूसरा कौन कौन से अभी आपने देखे कि वर्ण आए हैं यहाँ पे। तो आपने देखा है कि आपका आएगा क ख च छ क ख च छ ट ठ त थ प और आपका ये फ। साथ में आपके ऊष्म वर्ण भी इसकी श्रेणी में आते हैं। तो कौन सा? श, प और ये आपका स। तो आपसे पूछा जाएगा कि किन वर्णों का विवार श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न होता है। तो बाह्य प्रयत्न विवार श्वास अघोष में खर प्रत्याहार के तहत जो वर्ण आ रहे हैं उनका होता है। उसमें क ख च छ ट ठ त थ प फ श ख स ये वर्ण आते हैं। यहां से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो विवार श्वास अघोष किनके किनके होंगे? इनके होंगे। वहीं पे अगर हम संवार नाद और सघोष की बात करें तो जो संवार होता है इसका अर्थ होता है बाधा, बाधा, बाधा उत्पन्न होना। तो संवार नाद, नाद का जो अर्थ होता है कि कंठ का जो पार्ट होता है उसका क्या होता है? संकुचित होना। और सघोष का अर्थ होता है कंपन। तो यहाँ पे संवार नाद और सघोष, सघोष का अर्थ अभी मैंने बताया कंपन होना, यानी कि वर्णों के उच्चारण करने में जो वोकल पार्ट होते हैं या ये कहें कि कंठ होते हैं उनमें कंपन होता है। तो जब कंपन होता है तो सघोष वर्ण कहलाएंगे और जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो अघोष वर्ण कौन कौन से? पहले और दूसरे और स ख स। यहीं पे सघोष की बात करें तो संवार नाद सघोष में हम किसको रखते हैं? तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे हम एक प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, जैसे हर्ष प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। और अभी आप देखेंगे जैसा कि वहां पे आपने देखा पहले दूसरे, तो यहाँ पे आपके आएंगे तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, यानी कि वर्गीय व्यंजनों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण संवार नाद सघोष के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इन्हें लिखने का प्रयास करें तो वे कौन कौन से होंगे? तो तीसरे, चौथे, पांचवें में ग, घ, अंज्ञा, ज, झ, इया, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ और ये आपका म आएंगे। साथ में आपका और भी वर्ण आएंगे, जैसे आपका आएगा ह, य, व और र और ल भी आएगा। और साथ में सभी स्वरों को भी इसमें हम रखते हैं। तो सभी स्वर भी इसमें आएंगे। इस तरीके से आप इसे लिख कर याद कर लीजिए। तो क्या है? संवार नाद सघोष में हस प्रत्याहार के वर्ण तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण आएंगे वर्गीयों के, और ह, य, व, र, ल और सभी स्वर संवार नाद और सघोष के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे अल्प प्राण और महाप्राण, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें जो प्राण वायु चाहिए वो कम चाहिए, थोड़ी सी प्राण वायु की आवश्यकता होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं और जिसमें अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। अगर हम अल्प प्राण की बात करें तो जो अल्प प्राण होते हैं इसमें अगर देखें तो कौन कौन से वर्ण आते हैं, जैसा कि आपने देखा कि कम प्राण वायु की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें आप सामान्य तौर पर देखें तो यण वर्ण आते हैं, सभी स्वरों को भी रखा जाता है और साथ में पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को रखते हैं। कैसे? इसको इस तरीके से समझते हैं कि इसके अंतर्गत यण प्रत्याहार के वर्ण आएंगे और साथ में देखा जाए तो पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण। अल्प प्राण जिसमें
कम वायु की आवश्यकता होती है। तो पहला, तीसरा, पांचवा, जैसा कि अभी आपने देखा पहला, तीसरा और पांचवा यानी 135, तो 135 में अंतर्गत अल्प प्राण आते हैं। वे कौन कौन से अल्प प्राण होंगे, तो कैसे? क पहला हो गया, ख नहीं आएगा, ग आएगा, घ नहीं आएगा, अंग आएगा। उसी तरीके से च आएगा, ज, य, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब और ये आपका म आएंगे। और अभी आपने देखा कि इसके अंतर्गत हमारे और भी वर्ण आते हैं, जैसे य, व, र और ल भी आते हैं, और साथ में आप और लिखते हैं सभी स्वर। तो यहाँ पे सभी स्वर भी आएंगे, सभी स्वर। इस तरीके से देखें तो अल्प प्राण में वर्गीय व्यंजनों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण आएंगे, य, व, र, ल आएगा और सभी स्वर आएंगे। वहीं पे अगर हम महाप्राण की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत गर्मी है, सबको भी समस्या है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग मेहनत करते रहिए। महाप्राण, महाप्राण में क्या होगा कि इसमें अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होगी। तो इसके अंतर्गत सामान्य तौर पर देखा जाए तो किस प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, तो एक तो आता है इसमें शल प्रत्याहार के वर्ण, शल प्रत्याहार के वर्ण आएंगे। और सामान्य तौर पर देखें तो जैसा कि आपने देखा कि अल्प प्राण में पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण आ रहे हैं, तो अब आएंगे दूसरे और चौथे वर्ण। तो वर्गीय व्यंजनों के इसमें आपके दूसरे और चौथे वर्ण भी आएंगे। वे दूसरे और चौथे वर्ण कौन कौन से होंगे, अगर उनको देखें तो दूसरे चौथे वर्ण, तो एक होगा आपका ख और एक होगा घ, छ और झ, ठ, ड, थ, ध और एक आपका फ और आपका ये भ आएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो श, ख, श और ह वर्ण भी इसमें रखे जाते हैं। देखिए, आप इसमें कोई कॉन्सेप्ट या लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिमाग दें, अपना स्वयं का दिमाग, ये मत सोचिए कि कोई दूसरे तरीके से हम सीखेंगे। आप स्वयं प्रयास करके इन सबको सीखने का प्रयास करिए कि महाप्राण में और अल्प प्राण में, तो अल्प प्राण में पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण जिसमें प्राणवायु, तो क, ख, अगर आप हाथ ऐसे लगाएं, हाथ लगा के मुख से बोलें, तो अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण आएंगे अगर देखा जाए तो क, ख। जब आप ख बोलेंगे तो देखेंगे कि प्राणवायु ज्यादा निकलती है, आपके इस हाथों को महसूस होगा कि हवा ज्यादा निकल रही है। जैसे क बोलेंगे, क बोलेंगे तो आपको देखेंगे कि हाथों पे हवा ज्यादा नहीं पहुंचे, लेकिन जैसे ही ख बोलेंगे, ख, तो देखिए हाथों पर हवा ज्यादा जाती है, प्राणवायु ज्यादा जाती है। इसके आधार पर भी आप अल्प प्राण और महाप्राण निकाल सकते हैं। आप चेक करिए, जैसे बोलिए क, देखिए नहीं आवाज आई, ख बोलिए ख में जा रहा है, ग में नहीं जा रहा, घ में देखिए जा रहा है। तो इस तरीके से आप अल्प प्राण और महाप्राण को भी आसानी से छांट सकते हैं। वहीं पे हम उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की बात करें तो जब जो उच्चारण पाठ होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, अगर वर्णों का उच्चारण उनसे ऊर्ध्व यानी ऊपर होता है तो उदात्त कहते हैं, और यदि उनसे नीचे होता है तो उसे अनुदात्त कहते हैं। इसे हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं लिख कर नोट्स के तहत। और स्वरित उदात्त और अनुदात्त का जहां समाहार होता है या संयोग होता है उसे हम स्वरित कहते हैं। इस तरीके से एक वर्गीकरण है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो सामान्य तौर पर यहाँ पे हम अच, अच का अर्थ होता है कि सभी स्वर, तो इसके अंतर्गत सभी स्वरों को रखा जाता है। तो पूछा जाता है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, जो बाह्य प्रयत्न की बात की जा रही है उसमें जो स्वर हैं कौन कौन से आएंगे,
तो यहाँ पे अगर हम स्वरों को रखने की कोशिश करें तो आपका आता है अ, ई, उ, री और री, ए, ओ, ऐ और आपका ये औ। इस तरीके से देखें तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित अच यानी कि स्वरों का होता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखने का प्रयास किया कि जो प्रयत्न होते हैं, प्रयत्नों के आधार पे जो वर्ण, तो प्रयत्नों के आधार पे अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न की बात की गई। वहीं पर हम लोगों ने सीखा कि अभ्यांतर प्रयत्न कौन कौन से होते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न किसे कहते हैं और उसके आधार पे जो वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं। वहीं पे हम लोगों ने बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी सीखा कि बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं और इसके आधार पर जो 11 प्रकार हैं वे वर्ण किस तरीके से होते हैं। तो कौन कौन से 11 प्रकार? विवार, श्वास, अघोष, संवार, नास, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज वर्ण विचार के तहत बाह्य प्रयत्न और आपने आंतरिक या ये कहें कि जो प्रयत्न होते हैं आपके अभ्यांतर, उन सभी को सीख लिया है। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक नए बिंदु के साथ जो कि कंपटीशन के लिए और आपके ज्ञान के लिए भी उपयोगी हुए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।